हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम जो क्लोरोबेंजीन उसका जो पहला टॉपिक हमने इसके पहले दिन आप लोगों के सामने ले आए थे, उसका और एक हिस्सा आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम डाउ प्रोसेस पढ़ेंगे। मतलब इधर से हम ये देखेंगे कि ये जो क्लोरोबेंजीन है इससे फेनॉल कैसे प्रस्तुत होते हैं। पहले आप देखिएगा, ये जो डाउ प्रोसेस है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ये जो डाउ प्रोसेस है ये एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इससे जो क्लोरोबेंजीन है वो क्लोरोबेंजीन उसमें अगर आप NaOH सॉल्यूशन दोगे और 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इस्तेमाल करोगे, उसके साथ साथ 200 से 300 ATM प्रेशर दोगे, उसके साथ साथ 200 से 300 ATM प्रेशर दोगे, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो रिएक्शन है, देखना दोस्तों, आप क्या दे रहे हो? आप NaOH सॉल्यूशन को दे रहे हो। NaOH सॉल्यूशन में क्या है? आप बोलोगे NaOH सॉल्यूशन में ONA माइनस है, H प्लस है। NaOH सॉल्यूशन में ONA माइनस है और H प्लस है। तो ये जो Cl है, ये Cl को ये H प्लस पकड़ रहे हैं, तो इधर से -HCl बाहर जा रहे हैं। क्या हो रहा है? इधर से -HCl बाहर जा रहे हैं। और ये जो ONA वाला हिस्सा है, ये ONA वाला हिस्सा बेंजीन रिंग के जिधर क्लोरीन था उधर जाके क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये क्लोरीन के जगह पे ONA आ रहा है। अगर ये ONA आया, हम जानते हैं कि फेनॉल में बेंजीन रिंग के ऊपर आता है OH, और उससे अगर H प्लस निकल जाए तो फेनॉल से अगर H प्लस निकल जाए तो जो आयन की उत्पत्ति होती है उस आयन को हम बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फेनॉक्साइड आयन। तो ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या है? ये कंपाउंड है सोडियम फेनॉक्साइड। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर था क्लोरोबेंजीन, अगर आप NaOH सॉल्यूशन दोगे, 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोगे और 200 से 300 ATM प्रेशर का इस्तेमाल करोगे, तो पहले उत्पन्न होगा सोडियम फेनॉक्साइड। उसके बाद अगर आप डाइल्यूटेड HCl दोगे, उसके बाद अगर आप एक डाइल्यूटेड HCl दोगे और H3O+ मतलब हाइड्रोक्सिनियम आयन उसको दोगे, तो क्या होगा? ये जो ONA है, ये Na वाला हिस्सा इधर से Cl को पकड़ेगा और NaCl निकल जाएगा। क्या होगा? इधर से NaCl निकल जाएगा। तो आपके सामने क्या प्रस्तुत हो रहा है? ONA इधर से ये वाला Na, ये जो Cl है, ये Cl को पकड़ रहा है। Na और Cl एक दूसरे से रिएक्ट करके NaCl हो रहा है, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, और ये H को पकड़ रहा है और OH उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या हुआ? तो इधर से अगर आप डाउ प्रोसेस पढ़ोगे, डाउ प्रोसेस क्या है? ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको क्लोरोबेंजीन से फेनॉल की उत्पत्ति वो जो हो रहा है उसको मालूम होगा। तो क्लोरोबेंजीन था, NaOH सॉल्यूशन आप ले रहे हो, 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, 200 से 300 ATM प्रेशर उसको भी आप इधर दे रहे हो। तो पहले आपके सामने उत्पत्ति हुई सोडियम फेनॉक्साइड की, और ये जो सोडियम फेनॉक्साइड आया, इस सोडियम फेनॉक्साइड के ऊपर अगर आप डाइल्यूटेड HCl दोगे, कोई सा भी डाइल्यूटेड एसिड दोगे, और अगर डाइल्यूटेड एसिड के तौर पे मीडियम में आपके सामने H3O+ आयन आएगा, हाइड्रोक्सिनियम आयन आएगा, तो एसिडिफिकेशन होगी, और ये जो ONA वाला हिस्सा है ये NaCl को पकड़ेगा, NaCl निकल जाएगा, ये H को O- पकड़ेगा, OH उत्पन्न होंगे। ये क्या है? ये डाउ प्रोसेस है। अब देखना दोस्तों, ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन में अगर आप NO2 ग्रुप इस्तेमाल करोगे, ये क्लोरोबेंजीन में अगर आप
हमने पिछले दिन आप लोगों के सामने ये साझा किए थे कि जो क्लोरोबेंजीन है वो क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन एटॉम है वो ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है, वो ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन में से किस किस पोजीशन में आके बैठेगा, तो आप बोलोगे कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन एटॉम है वो क्लोरीन एटॉम एक ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है, और ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप होने के नाते जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्लोरोबेंजीन का जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उस ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अटैक होंगे। अगर NO2 को आप देखोगे, NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो NO2 क्लोरोबेंजीन में किस किस पोजीशन में आके बैठेगा, अब बोलोगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आके बैठेगा। अब देखना ये जो NO2 ग्रुप है, ये जो NO2 ग्रुप है ये NO2 ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट है। क्या है? ये NO2 ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट है। अब अगर ये NO2 ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट रहेगा तो वो NO2 ग्रुप जो बेंजीन रिंग है उसके सारे पोजीशन में से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो NO2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट के द्वारा, माइनस आई इफेक्ट के बदौलत उसके पास पुलिंग पावर है, उसके पास पुलिंग पावर है, तो वो NO2 ग्रुप सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ माइनस आई इफेक्ट से पुलिंग पावर से खींचेगा। अगर खींचेगा तो ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड दुर्बल हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड उसका पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ जाएगा। अगर किसी भी बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ गया तो वो बॉन्ड दुर्बल हो जाएगा, वो बॉन्ड वीक हो जाएगा। अगर कोई भी बॉन्ड वीक हो जाए तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर आसानी से टूट गया तो इधर आसानी से OH आ जाएगा, इधर आसानी से OH आ जाएगा। तो देखना दोस्तों, ये रिएक्शन 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हो रहा था, ये वाला रिएक्शन 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हो रहा है। अगर आप देखोगे, बहुत ध्यान से गौर करोगे तो आपको ये मालूम होगा कि क्लोरोबेंजीन में से अगर आप फेनॉल की उत्पत्ति करोगे, क्लोरोबेंजीन में से अगर आपको फेनॉल उत्पन्न करना है तो आपको डाउ प्रोसेस के द्वारा 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन में से पैरानाइट्रोफेनॉल की उत्पत्ति करोगे, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफेनॉल की उत्पत्ति करोगे तो वो वाला रिएक्शन 170 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। तो ये रिएक्शन हुआ 350 में, ये रिएक्शन हुआ 170 में। क्यों हो रहा है? अब फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत मजेदार टॉपिक है कि NO2 है। पहले तो आप ये समझो NO2 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा में ही क्यों आ रहा है? NO2 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा में ही क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन एटॉम है वो क्लोरीन एटॉम हुआ ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप। अगर क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन एटॉम ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है तो वो क्लोरीन एटॉम ऑर्थो और पैरा पोजीशन में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बढ़ोतरी करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो उस ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अटैक होगा। अब NO2 क्या है? आप बोलोगे सर NO2 तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल NO2 क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन एटॉम वो ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप होने के नाते उस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बढ़ोतरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हुआ वृद्धि तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे NO2 इलेक्ट्रोफाइल, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आएगा। अब ये बोलने के बाद NO2 उसमें क्या इफेक्ट है? आप बोलोगे सर NO2 उसमें माइनस आई इफेक्ट है, NO2 उसमें माइनस आई इफेक्ट है। अगर NO2 में माइनस आई इफेक्ट है तो बेंजीन का जो रिंग है उस रिंग से सारे पोजीशन में से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को NO2 अपने तरफ खींचेगा। अगर NO2 सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा तो बेंजीन का जो रिंग है उनमें जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, उस कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड है वो बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ गया तो वो वाला बॉन्ड दुर्बल हो जाएगा। अगर बॉन्ड दुर्बल हुआ, अगर बॉन्ड वीक हुआ तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। अगर बॉन्ड आसानी से टूट गया तो क्लोरीन के जगह पे OH
बहुत आसानी से उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। तो वो वाला रिएक्शन पिछले वाले रिएक्शन से थोड़ा कम टेम्परेचर में होगा। तो पिछले वाला रिएक्शन जो 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में घटित हो रहा था, वो वाला रिएक्शन अब 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में होगा। अब देखना, बहुत ध्यान से देखना, यही हिस्सा, इसी हिस्से को अगर हम ये बोले कि पहले क्या था क्लोरोबेंजीन, उसके बाद क्या आया पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, उसके बाद क्या आएगा, आप बोलोगे सर 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मतलब हमने और एक NO2 ग्रुप को इस बेंजीन रिंग में घुसा दिए हैं, हमने इधर और एक NO2 ग्रुप को ले आए हैं। NO2 ग्रुप और बढ़ेगा तो देखना देखना, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन उसमें एक NO2 ग्रुप था, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन उसमें एक NO2 ग्रुप था, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन उसमें 2 NO2 ग्रुप है, उसमें 2 NO2 ग्रुप है, 2 NO2 ग्रुप मतलब 2 माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप, 2 NO2 ग्रुप मतलब 2 माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप। अगर 2 माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप आएगा तो वो 2 माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप बेंजीन रिंग में से बहुत ज्यादा सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेंगे। अगर बहुत ज्यादा सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को 2 NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग से अपने तरफ खींचने लग गए तो बेंजीन रिंग में जो कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड है, वो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, उसका बॉन्ड पोलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर उसका बॉन्ड पोलैरिटी और ज्यादा बढ़ गया तो वो वाला बॉन्ड और ज्यादा दुर्बल हो जाएगा, और ज्यादा दुर्बल हुआ तो वो वाला बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा, वो वाला बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, उसमें क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, OH आके उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल में बहुत आसानी से परिवर्तित हो जाएगा, और इसके लिए हमको सिर्फ 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो देखना दोस्तों, पहले क्या था पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इनमें से पैरानाइट्रोफेनॉल हो रहा है 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इनमें से 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल उत्पन्न हो रहे हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर से टेम्परेचर हुआ डिक्रीमेंट, फिर से टेम्परेचर हुआ डिक्रीमेंट। उसके बाद देखना और एक अगर हम, ये क्या था, पहले था सिर्फ क्लोरोबेंजीन, पहले था सिर्फ क्लोरोबेंजीन, उसके बाद आया पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, उसके बाद आया 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, उसके बाद आ रहा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। आप लोगों के सामने मैदान में और एक खिलाड़ी का आगमन हो रहा है। तो देखना दोस्तों, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब क्या है, अब बोलोगे कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन कितना NO2 ग्रुप, अब बोलोगे सर 3 NO2 ग्रुप। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन मतलब 3 NO2 ग्रुप, 3 NO2 ग्रुप मतलब 3 माइनस आई इफेक्टिव NO2 ग्रुप। अगर तीनों माइनस आई इफेक्टिव NO2 ग्रुप आया तो वो तीनों माइनस आई इफेक्टिव NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग में से बहुत 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 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको अपने तरफ खींचेंगे, और अपने तरफ खींचने लग गए तो तीनों NO2 ग्रुप एक साथ बेंजीन रिंग में से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अगर खींचने लग गए तो हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसका पोलैरिटी बहुत बहुत ग्रेटर लेवल में बढ़ जाएगा, बहुत हाई लेवल में बढ़ जाएगा। और अगर कार्बन और क्लोरीन एटम की जो बॉन्ड थी उसकी बॉन्ड पोलैरिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हम बोल सकते हैं कि वो बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर हुआ तो वो बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, वो बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो गया तो वो बॉन्ड बहुत बहुत आसानी से टूट जाएगा। और अब की बार उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ना तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगेगा, ना तो 170 लगेगा, ना तो 95 लगेगा,
ये टेम्परेचर आपको मालूम होना चाहिए कि ये रूम टेम्परेचर में हो जाएगा। ये रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। ये बहुत आसानी से होगा। इधर NaOH सॉल्यूशन लग रहा था, इधर भी, लेकिन अब बोलोगे सर ये ना H2O से ही हो जाएगा, मतलब ये इतना कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ाएंगे, तीनों NO2 ग्रुप मिलके बेंजीन रिंग में से इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यानी सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेंगे कि वो बेंजीन रिंग में जो कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड है उसका पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो बॉन्ड बहुत दुर्बल हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा। वो बॉन्ड अगर बहुत वीक हो गए तो वो बॉन्ड आसानी से, बहुत आसानी से एकदम यूं ही टूट जाएंगे, और अगर वो बॉन्ड आसानी से टूट गया तो क्लोरीन के जगह पे OH आ जाएगा। तो क्या उत्पन्न होगा? आप बोलोगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन था, उनमें क्लोरीन के जगह पे OH आ रहा है, तो क्या उत्पन्न होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। क्या उत्पन्न होगा? आप बोलोगे सर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल उत्पन्न होगा। ये जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल है इसको हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड। प्यार से बहुत प्यारा सा नाम है ये घर की नाम है दोस्तों, IUPAC नाम ये नहीं है। IUPAC नाम क्या है? आप बोलोगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ये है उसका IUPAC नेम। लेकिन घर का नाम क्या है? प्यारा सा, महीन सा, बहुत नन्ना सा मुन्ना सा नाम है पिक्रिक एसिड। हम पिक्रिक एसिड से इसको जानते हैं, हम पिक्रिक एसिड से इस कंपाउंड को पहचानते हैं। क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। तो मतलब अब देखो, क्लोरोबेंजीन, इधर से फेनॉल उत्पन्न हो रहा है, प्रोसेस का नाम है डाउ प्रोसेस, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। क्लोरोबेंजीन, इनमें से फेनॉल उत्पन्न हो रहा है, प्रोसेस का नाम डाउ प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब इनमें नाइट्रो ग्रुप को घुसाओ, कहां? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। कहां? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। क्यों? क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन एटॉम ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक कहां होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। NO2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा अटैक कहां होगा? पैरा, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो ऑर्थो और पैरा ये दोनों पोजीशन में NO2 ग्रुप घुसेंगे। अब अगर NO2 ग्रुप घुस गए, NO2 ग्रुप के अंदर क्या है? आप बोलोगे सर NO2 ग्रुप के अंदर माइनस आई इफेक्ट है, NO2 ग्रुप के अंदर माइनस आई इफेक्ट है। NO2 ग्रुप के अंदर अगर माइनस आई इफेक्ट हुआ तो वो NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग में से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेंगे। बेंजीन रिंग में से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर वो अपने तरफ खींचेंगे तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर हो जाएगा। अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर हो गया, बॉन्ड पोलरिटी बढ़ गया, तो वो बॉन्ड वीक हो जाएगा, वो बॉन्ड दुर्बल हो जाएगा। वो बॉन्ड दुर्बल हो गया तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। वो बॉन्ड आसानी से टूट गया तो वो क्लोरीन के जगह पे बहुत आसानी से OH आ जाएगा, तो फेनॉल की उत्पन्न होगी। तो पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन में से पैरानाइट्रोफेनॉल हो रहा है 170 में, ये था 350 में, ये हो रहा है 170 में, हाफ हो गया टेम्परेचर। अब इसको देखना, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन के बाद 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और एक NO2 ग्रुप बढ़ गया 95 डिग्री सेंटीग्रेड में, 95 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके बाद और एक नाइट्रो ग्रुप को बढ़ाओ तो H2O से काम हो रहा है, NaOH सॉल्यूशन आपको नहीं देना पड़ रहा है। ये किस में हो रहा है? ये 95 में था, ये रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हो रहा है, मतलब टेम्परेचर की डिक्रीमेंट हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। क्लोरोबेंजीन में से आप फेनॉल की उत्पन्न करो तो 350 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर NO2 ग्रुप को बढ़ाते जाओ 170, 95 रूम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की डिक्रीमेंट हुई, तो प्रोसेस NO2 ग्रुप दोगे तो ये प्रोसेस आसानी से होगा। अगर आप NO2 ग्रुप की इस्तेमाल करोगे क्लोरोबेंजीन के अंदर तो ये प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन से जो फेनॉल उत्पन्न हो रहा है, ये प्रोसेस कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड का जो टूटना है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान तरीके से हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर की डिक्रीमेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लेना, इसको हम हटा रहे हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। अब देखना,
ये जो एक टॉपिक हमने उठाए हैं किसका, आप बोलोगे सर ये जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल है इसको आपने बोला कि इसका एक प्यारा सा नाम है। मैंने बोला हाँ दोस्तों, इसका एक क्या है, इसका एक बहुत बहुत प्यारा सा नाम है। और वो नाम क्या है, वो नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा नाम आप लोगों के सामने सर ने लिख दिया है। उसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या है उसका नाम है, पिक्रिक एसिड। इसको आप देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, इसकी उत्पत्ति कैसे हो रहा है, फेनॉल को लो, किसको लो, फेनॉल को लो, और उसके अंदर फेनॉल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को दो, तो SO3H मतलब सल्फो ग्रुप क्या घुस रहा है, देखना दोस्तों, इसको बोलते हैं हम फेनॉल। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को दो, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को दोगे तो क्या उत्पन्न हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में SO3H ग्रुप घुस रहा है। SO3H ग्रुप क्या है, SO3H ये ग्रुप क्या है, आप बोलोगे सर ये सल्फो ग्रुप है। क्या है, ये सल्फो ग्रुप है। तो क्या हो रहा है, मैं बोलूंगा सल्फोनेशन हो रहा है। पहली स्टेप में क्या हो रहा है, सल्फोनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो देखना पिक्रिक एसिड उत्पन्न करोगे आप क्या करोगे, आप पिक्रिक एसिड उत्पन्न करोगे, कहां से, फेनॉल में से। तो पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप में फेनॉल के अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से SO3H ग्रुप आ रहा है। SO3H ग्रुप उसका नाम क्या है, सल्फो ग्रुप। तो सल्फो ग्रुप घुस रहा है किसमें, बेंजीन रिंग में। अगर किसी भी चीज, कोई भी चीज, किसी भी चीज में आए तो उसको हम एशन बोलते हैं। सल्फो ग्रुप आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सल्फोनेशन। कोई भी चीज कहीं पर भी घुस जाए, कहीं पर भी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एशन। क्या बोलते हैं, एशन। अगर सल्फो ग्रुप घुसेगा तो हम क्या बोलेंगे, सल्फोनेशन। तो पहला स्टेप क्या है, सल्फोनेशन। इसके ऊपर HNO3 दो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दो, क्या दोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दो, तो SO3H ग्रुप हटेगा और तीनों NO2 ग्रुप आ रहा है, कहां कहां, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो। अब ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो में क्यों आया, एक बार फिर से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिन हमने बोले थे फिर भी छोटे करके बोल रहे हैं। देखना ये जो फेनॉल है इसका ये जो OH ग्रुप है ये क्या ग्रुप है, आप बोलोगे ये ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। क्या है, ये ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। अगर ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग ग्रुप हुआ तो कौन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाएंगे, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कहां आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इसके द्वारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। क्यों आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कहां बढ़ रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में। ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है, OH ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। अगर ये ऑर्थोपैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बढ़ोतरी होगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बढ़ोतरी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में हुआ तो कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। तो इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार है, जो इलेक्ट्रॉन लवर है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति जिसकी फीलिंग है, वो कहां अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। तो इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक कहां होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में। तो NO2 ग्रुप कहां आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 है ना, NO2 क्या है, आप बोलोगे NO2 ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये क्या है, आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन में। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, फेनॉल, इसके ऊपर अब दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, इनमें से आ रहा है सल्फो ग्रुप, SO3H ग्रुप, क्या ग्रुप, SO3H ग्रुप। SO3H ग्रुप घुसेगा तो सल्फो ग्रुप घुसेगा, उसको हम बोलेंगे सल्फोनेशन। उसके बाद दूसरे स्टेप में सल्फोनेशन होने के बाद जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दोगे, तो NO2 ग्रुप घुसेगा, तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, बोलोगे सर दूसरे स्टेप में तो NO2 ग्रुप घुस रहा है, दूसरे स्टेप में तो
NO2 ग्रुप घुस रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन। क्या बोलेंगे? नाइट्रेशन रिएक्शन। क्यों नाइट्रेशन? इसमें क्या आ रहा है? NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप। आप बोलोगे सर दूसरा जो स्टेप है उसमें क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर दूसरे स्टेप में NO2 ग्रुप आ रहा है। अगर दूसरे स्टेप में NO2 ग्रुप आया, अब देखना दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आपके सामने उभर कर आएगा। आप बोलोगे कि सर पहले SO3H ग्रुप था, उसके बाद SO3H ग्रुप तो नहीं है, SO3H ग्रुप को हटा के SO3H ग्रुप को हटा के NO2 ग्रुप आ रहा है, तो सल्फो ग्रुप कहां गया? नहीं है, गायब हो गया। उसको हटा के NO2 आया तो क्या हो रहा है? नाइट्रेशन। डी सल्फोनेटिव नाइट्रेशन, मतलब सल्फो ग्रुप को हटाओ, सल्फो ग्रुप के जगह पे NO2 ग्रुप को ले आओ, तो ये क्या है? डी सल्फोनेटिव नाइट्रेशन। तो ये पूरा रिएक्शन क्या है? अब बोलोगे ये पूरा रिएक्शन डी सल्फोनेटिव नाइट्रेशन है। और डी सल्फोनेटिव नाइट्रेशन के द्वारा फेनॉल, उसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को दो, ये उत्पन्न होगा। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को दो तो ये सल्फो ग्रुप हटेगा, NO2 ग्रुप आएगा। इसको हम बोलोगे डी सल्फोनेटिव नाइट्रेशन। क्या बोलोगे? डी सल्फोनेटिव नाइट्रेशन। क्या उत्पन्न हो रहा है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। कहां से? फेनॉल में से। फेनॉल में से क्या उत्पन्न हुआ? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। अब ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल को हम क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। और ये जो आप दे रहे हो, पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, मतलब आप रिएक्शन मीडियम में एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को दे रहे हो। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड NO3 को एक साथ बोलोगे तो वो है मिक्स्ड एसिड। क्या है? मिक्स्ड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज पॉपुलरली नोन एज द मिक्स्ड एसिड। तो आप ये रिएक्शन फेनॉल में से पिक्रिक एसिड जब उत्पन्न कर रहे हो तो क्या दे रहे हो? आप दे रहे हो मिक्स्ड एसिड को। पहले रिएक्शन में हो रहा है सल्फोनेशन, सल्फो ग्रुप को हटा के, दूसरे रिएक्शन में हो रहा है नाइट्रेशन, पूरा रिएक्शन है डी सल्फोनेटिव नाइट्रेशन। सल्फो ग्रुप आया पहले स्टेप में, सल्फोनेशन, दूसरे स्टेप में सल्फो ग्रुप हट गया, नाइट्रो ग्रुप आया, नाइट्रेशन, पूरा डी सल्फोनेटिव नाइट्रेशन। इसको हटा रहे हैं। अब देखना दोस्तों, ये और एक इंपॉर्टेंट सा चीज है, इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को देखना। आपके सामने ये क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहे हैं दोस्तों। इस स्ट्रक्चर को देखो पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी COOH ग्रुप है, इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी COOH ग्रुप है? नहीं है। देखना दोस्तों, बहुत महीन तरीके से देखना, इस स्ट्रक्चर में कहीं पर भी COOH ग्रुप है? आप बोलोगे सर नहीं है। कहां है? दिखा दो। नहीं है। तो COOH ग्रुप नहीं है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप इसको एसिड कैसे बोल रहे हो? ये क्या ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जिसको हम ओइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम ओइक एसिड बोलते हैं। अब देखना दोस्तों, हम बोलना क्या चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि इस कंपाउंड में कहीं पर भी COOH ग्रुप है? आप बोलोगे नहीं है। तो COOH ग्रुप नहीं है तो आप पिक्रिक एसिड को कैसे, किस तरीके से एसिड बोल रहे हो? देखना, इधर तीनों NO2 ग्रुप है। क्या है? आप बोलोगे सर इस पिक्रिक एसिड में इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, यही तो बोलते हैं। अब देखना, तीनों NO2 ग्रुप है। क्या है? 3 NO2 ग्रुप है। 3 NO2 ग्रुप मतलब 3 माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप। 3 माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप। अगर 3 माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप आ गया, तीनों माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप क्या करेगा? तीनों माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को बेंजीन रिंग से खींचेगा। तीनों माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इसको बेंजीन रिंग से अपने तरफ खींचेगा। क्या करेगा? 3 NO2 ग्रुप
1 2 3, ये तीनों माइनस आई इफेक्टिव NO2 ग्रुप, ये तीनों माइनस आई इफेक्टिव NO2 ग्रुप अपने तरफ, अपने दिशा में, अपने डायरेक्शन में बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। अगर खींचेगा तो ये जो OH बॉन्ड है, क्या है, ये जो OH बॉन्ड है, ये तीनों NO2 ग्रुप खींचेगा। क्या करेगा? तीनों NO2 ग्रुप खींचेगा। अगर तीनों NO2 ग्रुप ऐसे खींचेगा तो इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, इसके ऊपर आएगा डेल्टा माइनस, इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस। ये वाला बॉन्ड इसका पोलैरिटी बढ़ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसका पोलैरिटी बढ़ जाएगा। देखना दोस्तों क्या हो रहा है, तीनों NO2 ग्रुप है, तीनों NO2 ग्रुप मतलब तीनों माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप, तीनों माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप मतलब तीनों ग्रुप एक साथ बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच रहा है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच रहा है। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर अपने तरफ खींचने लग गए तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इधर में से खींचेगा, इधर में से खींचेगा, इधर में से खींचेगा तो इधर में से खींचेगा तो ये जो OH बॉन्ड है, ये जो OH बॉन्ड है उसका पोलैरिटी बढ़ जाएगा। देखना इसको हम और एक तरीके से लिखेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना दोस्तों, तीनों NO2 ग्रुप खींच रहा है, इस बॉन्ड को थोड़ा बड़ा कर दो। कितना खींच रहा है, कितना खींच रहा है, तीनों NO2 ग्रुप, कितना, तीनों NO2 ग्रुप, तो इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, कितना, तीनों, तो ये डेल्टा माइनस बहुत बढ़ेगा, ये डेल्टा प्लस बहुत बढ़ेगा। देखना इस बॉन्ड को देखो दोस्तों, इस बॉन्ड को देखो, तीनों NO2 ग्रुप है, क्या है, तीनों NO2 ग्रुप है, तीनों NO2 ग्रुप में क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, तीनों सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, तीनों सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को बेंजीन रिंग में से अपने तरफ खींच रहा है। बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा तो ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, तो तीनों ऐसे खींचेगा, तो ये जो OH बॉन्ड है, कौन सी बॉन्ड, OH बॉन्ड, ये क्या होगा, इसका पोलैरिटी, इसका बॉन्ड पोलैरिटी, क्या, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड बिकम्स मच वीकर, बॉन्ड बिकम्स मच वीकर, ये बॉन्ड दुर्बल हो जाएंगे, ये बॉन्ड दुर्बल हो जाएंगे। अगर बॉन्ड दुर्बल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन कर जाएंगे। बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक डाउन कर गया, बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक डाउन कर गया तो OH बॉन्ड, उनमें H प्लस आयोन निकल जाएगा, क्या होगा, H प्लस आयोन निकल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, OH उसका बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ गया, बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ गया तो बॉन्ड बिकम्स मच वीकर, बॉन्ड दुर्बल हो जाएंगे, बॉन्ड दुर्बल हो गया तो वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, बॉन्ड आसानी से टूट गया, OH का जो बंधन है, OH का जो बंधन है, वो OH का बंधन अगर बहुत आसानी से टूट गया तो उस OH बॉन्ड में से H प्लस आयोन निकलेगा, H प्लस आयोन निकलेगा तो प्रोटॉन निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, एसिडिटी बहुत बढ़ गई, क्या बढ़ गई, आप बोलोगे सर एसिडिटी बढ़ गई, तो हम इसको एसिड बोल सकते हैं। इस वजह से इनमें कोई भी COOH ग्रुप नहीं है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, इनमें कोई भी COOH ग्रुप नहीं है, फिर भी हम इसको एसिड क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, हम इसको एसिड इसलिए बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखना दोस्तों और एक रिएक्शन, और आज हम हैलोएडिन का भी अंत कर देंगे। इसको देखना, ये क्या है, आप बोलोगे ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोराल है, क्या है, ये क्लोराल है, क्या है, क्लोराल है।
अब बोलोगे क्लोराल है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन से, कितना, 2 क्लोरोबेंजीन है, उसके साथ हमने क्या दिया, क्लोराल। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दो, क्या देना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा, दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, इधर तो हाइड्रोजन है ना क्लोरोबेंजीन में, तो ऐसे पानी निकल जाएगा। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन को अगर आप ऐसे लिखोगे, हाइड्रोजन को बाहर बाहर करके लिखोगे, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वो इससे पानी को निकल देगा। तो क्या उत्पन्न हो रहा है, इधर है Cl, इधर है Cl, ये उत्पन्न होगा CH3Cl3। क्या उत्पन्न होगा, CH3Cl3, ऐसे उत्पन्न हो रहा है। देखना दोस्तों, डाइक्लोरो, डाइफेनॉक्सी और डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन इथेन, क्या हो रहा है, आप बोलोगे इधर ये इन दोनों को देखो, डाइक्लोरो 2 फिनाइल रिंग, डाइफिनाइल, इधर 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो 2 कार्बन है, इथेन। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये क्या है, DDT है, क्या है, DDT है, क्या है, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्यों इथेन है, आप बोलोगे सर 1 2 कार्बन है तो इथेन होगा, 3 क्लोरीन है ट्राइक्लोरो है, 2 क्लोरीन है डाइक्लोरो है, 2 फिनाइल है डाइफिनाइल है। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखना, ये 1 नंबर कार्बन, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, ऐसे लिखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, CH3Cl3, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन। 1 नंबर कार्बन में क्या, 1 नंबर कार्बन में क्या अटैच्ड है, देखो तीनों क्लोरीन है, क्या है, तीनों क्लोरीन है। तो हम बोलेंगे 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, एक के साथ तीनों क्लोरीन है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 2 20, 2 2 20, इनमें क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल, क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल। उसके बाद क्या होगा, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 2 20, 4 क्लोरोफिनाइल, 2 2 20, 4 क्लोरोफिनाइल। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि देखना 1 नंबर कार्बन, इसके साथ तीनों क्लोरीन है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 नंबर कार्बन के साथ 2 2 फिनाइल रिंग है, तो 2 2 20, क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल, क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल, कितना कार्बन, 2, तो इथेन। तो हम बोलेंगे ये क्या है, DDT, इसका IUPAC नेम है, इसका IUPAC नेम है। IUPAC नेम क्या है, इसका IUPAC नाम है, इसका IUPAC नाम क्या है। तो DDT कैसे उत्पन्न हुआ, अब बोलोगे ये DDT प्रिपरेशन है, क्या है, DDT प्रिपरेशन है। गेइक फार्मास्यूटिकल नाम का एक कंपनी था, जर्मन कंपनी था, वो जर्मन कंपनी इस DDT को उत्पन्न किए थे, क्या, गेइक फार्मास्यूटिकल। उनमें से हमको DDT मिला, क्लोरोबेंजीन, उसके साथ क्लोराल की रिएक्शन करवाओ, क्लोरोबेंजीन के साथ क्लोराल की रिएक्शन करवाओगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मीडियम में दो, वो पानी को निकलवा देगा, पानी को निकलवा देगा तो क्या उत्पन्न होगा, DDT उत्पन्न होगा, DDT उत्पन्न होगा। DDT का IUPAC नाम क्या है, ये है। इसके साथ साथ हमने आज हेलोएडिन का जो मुद्दा था, उस हेलोएडिन की मुद्दा और हेलोएल्केन हेलोएडिन के पूरा लेक्चर हमने खत्म कर दिया आज। इसके साथ साथ ही इसके बाद आप लोगों के सामने एक टॉपिक आएगा जिसको हम RS नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसको हम DL नोमेनक्लेचर बोलते हैं। मतलब वो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो क्वेश्चन आएगा, जो हम बोलते हैं मेसोटार्टरिक एसिड का कंपाउंड, लैक्टिक एसिड का कंपाउंड, कहाँ से पोलारीमीटर से कैसे घुमाएगा लाइट को, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे शो करेगा, वो जो +-13 डाइक्लोरोप्रोपाडाइन नाम का एक कंपाउंड है उसका क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है, RS नोमेनक्लेचर, CIP रूल, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग का रूल, रेक्टस क्या है, सिनिस्टर क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, लिवोरो रोटेटरी क्या है, क्लॉकवाइज घुमाना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना क्या है, ये सब हम आप लोगों के सामने इसके बाद
ले आएंगे। वो हेलो एल्केन हेलो एडिन का टॉपिक नहीं है, वो एक अलग लेक्चर होगा, वो पूरा पूरा आरएस नोमेनक्लेचर आप लोगों के सामने हम ले आएंगे। और इसके साथ साथ आज हम आप लोगों के साथ अलविदा बोलना चाहते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से रहना, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत बहुत मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। फैमिली का ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा और अपने आप का भी ध्यान रखिएगा। अलविदा और जय हिंद।